बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी उठा पाकिस्तान में नुसरत हारिसन टीम आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। पूरे पाकिस्तान में सर्दी आ चुकी है और कराची वालों को सुबह में लगता है जब हम फजर में उठते हैं कि सर्दी हो रही है, खुनकी सी हो रही है। दोपहर में लगता है बहुत गर्मी हो रही है, शाम में लगता है मौसम अच्छा हो रहा है, रात में लगता है कि शायद एसी चलाना पड़ेगा, लेट नाइट लगता है कि नहीं 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 सर्दी फिर आ गई है। सो हमारी कैफियत कुछ ऐसी ही होती है, लेकिन फाइनली मौसम की तब्दीली आ रही है। आज के प्रोग्राम में मौसम की तब्दीली के साथ साथ और कौन सी तब्दीलियां हैं जो हमारी ज़िंदगी को मुतासर करती हैं उस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो एक स्टोरी है जो मैं हमेशा आपको सुनाया करती हूँ, मुख्तलिफ़ चीज़ें पढ़ती हूँ और जहन में रह जाती हैं, तो कुछ चीज़ें जो आपको आज मैं सुनाने वाली हूँ, एक चीज़ जो मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ, तो होता ये है कि कर्नल साहब यूनिट का विज़िट करते हैं। जब यूनिट का विज़िट कर रहे होते हैं तो वहाँ सूबेदार मौजूद होता है, वो उनको साथ साथ बता रहे होते हैं, करते करते सुबह से निकले हुए होते हैं, खाने का टाइम हो जाता है। कहते हैं आज क्या बना है कैंटीन में? सूबेदार साहब कहते हैं आज करेले बने। कर्नल साहब का बड़े दिन से गोश्त वगैरह खा खा के सब्ज़ी का मूड हुआ, उन्होंने कहा मुझे ना करेले बड़े पसंद हैं। सूबेदार ने कहा सर आप क्या बोलते हैं, जितने मुझे पसंद हैं, मैं तो घर में भी करेले बहुत बनवाता हूँ, आज भी करेले यहाँ पर बने, बड़ा ही मज़ा आता है करेले खा के। सूबेदार साहब ने, कर्नल साहब ने, सब ने करेले खाए। जब कर्नल साहब घर पहुंचे तो उस दिन रात में घर में भी करेले बने थे। उनको बड़ा अजीब सा लगा। फिर एक दो जगह जाना हुआ, वहाँ पर भी बार बार करेले देखे। अगले हफ्ते जब यूनिट का दोबारा दौरा कर रहे थे, दोबारा सूबेदार साहब साथ थे। दौरा करने के बाद दोबारा पूछा मैं कर्नल साहब ने कि क्या खाने में क्या बना है? सूबेदार साहब ने कहा कि सर, बहुत पुरजोश होके कहा, उनको पर लगता था कि कर्नल साहब को तो बहुत पसंद है। तो उन्होंने कहा आज फिर आपकी फेवरेट डिश बनी है और आज करेले बने। अब आ गया कर्नल साहब को गुस्सा कि तुम लोगों के पास और कोई सब्जी नहीं है, और कोई इंग्रेडिएंट नहीं है, और कोई रेसिपी नहीं है, ये हर बार करेले बना लेते हो, जब मैं आता हूँ जब करेले होते हैं। बड़ा उन्होंने गुस्सा किया। सूबेदार साहब ने कहा कि सर मुझे तो खुद इतने पसंद नहीं है, मैं तो खुद इन लोगों को कह के थक गया हूँ कि भाई हर वक्त करेले क्या बनाने, मुझे तो ये सब्जी पसंद ही नहीं है। अब कर्नल साहब को एकदम शौक लगा और उन्होंने कहा कि साहब पिछले दिनों जब मैंने ये बात आपसे की थी तो आपने कहा कि मुझे तो बहुत पसंद है करेले, मैं तो घर में भी खाता हूँ, मैं तो यहाँ भी बनवाता हूँ और मैं तो यहाँ पर भी लोगों को मशवरा देता हूँ। वो कहने लगे सर मैंने नौकरी आपकी करनी है या करेले की? तो ये तो खैर अज़राए तफन्नुन हो गया, मगर उसके अलावा भी मुझे लगता है कि हमारे यहाँ ये टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है कि जब हम किसी की नौकरी कर रहे होते हैं तो हम उसके मिजाज के मुताबिक बात करते हैं। उसके मिजाज के मुताबिक ज़रूर बात करनी चाहिए, लेकिन जहाँ सही और गलत हो वहाँ अदब का दामन हाथ से ना जाने दें और अपने बॉसेस को या अपने सीनियर्स को ये ज़रूर बताना चाहिए, या जो लोग डिसीजन मेकर्स होते हैं, कि आपका डिसीजन या आपकी राय क्या है, आपकी सोच क्या है। होता यह है कि हम चापलूसियाँ कर कर के लोगों के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। हर चीज़ में हम उनको कहते हैं वाह 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 वाह, आपने जो कह दिया वो सही है, जो आप कर रहे हैं वो सही है। जो किसी बड़ी पोजीशन पे होता है उसको यही कह के आप जो है उसके साथ तो जुड़ जाते हैं, लेकिन कभी उसको ये नहीं बता पाते या ये नहीं कह पाते कि कहाँ उसकी गलती है और कहाँ उसकी गलती नहीं है। इसलिए वो लोग ग्रो नहीं करते। लेकिन हाँ, इस चीज़ की आदत ज़रूर हो जाती है कि चापलूसी करें और जो आपके साथ है वो आपकी तारीफ़ें करे, आपकी बातें करे, बस यही चीज़ वो अडॉप्ट कर लेते हैं। बहरहाल, और ये चीज़ मैंने अपने सियासी कल्चर में बहुत देखी है। जो पार्टी लीडर है, जो रहनुमा है, वो सही कहे गलत कहे, बस वही है, वही सब कुछ है, वही अच्छा इंसान है, वही अच्छा लीडर है, वही मुल्क कौम और मिल्लत का पासबान है। तो हमने तो ये चीज़ें सोच रखी हैं। जो 7 से 11 तक रात में प्रोग्राम्स होते हैं हर चैनल में, उसमें लीडर की ही वाह हो रही होती है। लीडर ने चाहे कैसा भी जुमला कह दिया हो, मगर मैं हैरान होती हूँ कि उसको डिफेंड करने वाले कैसे कैसे उनके जो लोग हैं वो मौजूद होते हैं। सो हमारी पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तान किस मोड़ पर है, कहाँ जा रहा है, सोच क्या है, ये इस वक्त हम आपको एक पैकेज में दिखाते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। यह वो जुमला है जो शायद कई सालों से कई नस्लें सुनती आ रही हैं। तेजी से बदलती सियासी सूरत हाल की वजह से मुल्क में अदम इस्तेहकाम के बढ़ने का खदशा बढ़ता जा रहा है, जिसका नुकसान मुल्क को ही होना है। इस वक्त मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। मौजूदा हुकूमत और अपोजिशन के माबैन डायलॉग न होने से कशीदगी बढ़ती जा रही है। हुकूमत हो या अपोजिशन,
कोई भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं। दोनों जानिब से अवामी हिमायत के दावे तो किए जा रहे हैं, मगर उस ही अवाम के बुनियादी मसाइल के कोई भी ठोस नुस्खा देने के लिए तैयार नहीं। हुकूमत और अपोजिशन दोनों को ये समझना होगा, इस ना खत्म होने वाले सियासी तसादुम के नुकसानात किसी भी फायदे से कहीं ज्यादा होंगे। महंगाई की चक्की में पिसी ये अवाम सोचने पर मजबूर हो गई है कि कब तक हम यही सुनते रहेंगे कि मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा है और एक्चुअली गुजर भी रहा है, लेकिन बात यही है कि हम ये सिर्फ सुनते रहेंगे और कहते रहेंगे या इस पे कान धरेंगे और कुछ करेंगे भी। इसमें इंडिविजुअल और कलेक्टिव दोनों एफर्ट की ज़रूरत है और ऑब्वियसली उसके बारे में हम बार बार प्रोग्राम में बात भी करते हैं और करते रहेंगे। कुछ बातें इससे रिलेटेड अभी ब्रेक के बाद भी करेंगे और ये जो मुल्क दिवालिया होने वाली एक कंडीशन है, आज इसके बारे में भी क्लैरिफिकेशन हासिल करेंगे। और सेकेंड आवर में आज ये जो बहू और सास का रिलेशनशिप है ना, इसके हवाले से टॉपिक है जो मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगी। एक ब्रेक, उसके बाद हम हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। और इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है वो आप सबके सामने है। इमरान खान साहब अपने जलसे से खिताब कर चुके हैं और जिस तरह से उनकी सोच है, जो वो करना चाहते हैं, करने जा रहे हैं, उसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मशहूर मारूफ जर्नलिस्ट और तज्ज़ियाकार मौजूद हैं। नज़ीर लगारी साहब को हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी नज़ीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मैं इस बात से शुरू करना चाहूँगी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा है कि ये जो जलसे हो रहे हैं, लॉन्ग मार्च हो रहा है और जो इमरान खान साहब इस वक्त कर रहे हैं, ये फेस सेविंग फ्लॉप शो है। ये उनके एग्जैक्ट फ्रेज है जो उन्होंने इस्तेमाल किया। आप क्या कहेंगे? अच्छा, वो क्या किस चीज का शो है, मैं समझा नहीं हूँ। फेस सेविंग है ये। इमरान खान साहब अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं और ये उनका फ्लॉप शो है। नहीं, मैं कहता हूं कि उनका मौक़िफ़ क्या था। वो तो शुरू दिन से इस बात पर आए थे ना कि हम जो हैं वो हमारे मुल्क में साजिश हुई है और अमेरिका ने और हमारे सियासतदानों ने और हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने बरह फौज का कह रहे थे कि इन तीनों ने मिलकर साजिश की और मुझे इक़्तिदार से निकाला। फिर वापस चले गए, उससे उस मौक़िफ़ से वापस चले गए। उन्होंने कहा कि नहीं, फौज हमारी अपनी फौज है और अमेरिका से तो कोई झगड़ा ही नहीं है, सियासतदानों से झगड़ा है पता। तो वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए हैं। अब उनके पास रास्ता नहीं मिल रहा है कि वो किस तरह से वापस जाएं। अब उनको असम्बलियों में वापस जाना है और रास्ता कोई मिल नहीं रहा है और उनको इलेक्शन चाहिए। इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। बाकी ये है कि खेल रहे हैं और कौन कौन से कार्ड हैं उनके पास। अच्छा, तो क्या ये भी कोई कार्ड है नज़ीर साहब के, जो वो कहते हैं असेंबलियों से इस्तीफा देना है और उसके बाद फिर हम आगे की तैयारी करेंगे, और पंजाब असेंबली से अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो उनकी पार्टी के लोग, तो उसके बाद तो जाहिर है जो इस वक्त हुकूमत है वो मज़ीद मुस्तहकम हो जाएगी और मज़ीद एम्पावर्ड हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा है और इनका ये ख्याल है कि वो इस असम्बलियों से इस पे लेकर बहरान पैदा करेंगे। अब तक ये बहरान ही पैदा कर रहे हैं, लगातार एक दूसरे के बाद दूसरा बहरान पैदा कर रहे हैं। मुल्क में बहुत ज़्यादा बहरान वैसे ही मौजूद हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा बहरान जो है वो सैलाब से आया हुआ था जी। और उसके बाद हमारा मुआशी बहरान है, बहुत संगीन है। मुआशी बहरान इतना ज़्यादा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ऐसे हालात में लोग मिल बैठते हैं, कौमों के लीडर्स जो हैं वो मिल बैठते हैं और सोचते हैं हल। और ये किसी के साथ पिछले 2011 से लेकर अब तक 10-11 साल हो रहे हैं, वो ना किसी के साथ बैठते हैं, ना किसी के साथ बात करते हैं और ना वो मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, ना गुफ्तगू पर यकीन रखते हैं। वो सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने पर यकीन रखते हैं कि मुझे इक़्तिदार मेरे पास हो और मैं सबको बैठकर जेलों में डाल दूं और एक में बैठा दूं। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। और ये भी कि सारे के सारे इदारे जो हैं उनके इशारे पर काम करें। अदलिया उनके इशारों पर फैसले दे
फौज उनके इशारों पर हरकत करे और नैब उनके इशारे पर फैसले दे। इलेक्शन कमीशन नज़ीर साहब वो तो कहते हैं कि जब मैं इक़्तिदार में था तो नैब ने तो हमारे बहुत से ऐसे इदारों की तरफ उन्होंने इशारा किया है जिसमें बिलखुसूस नैब की बात की है कि नैब तो हमारे साथ कभी खड़ा ही नहीं हुआ और नैब तो डिक्टेशन किसी और जगह से लेता था। और इसके साथ साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी और आपसे पूछना चाहूँगी कि जो हमारी एनालिटिकल अप्रोच है वो कुछ और है, जैसे कि आप इस वक्त फरमा रहे हैं, लेकिन जब हम एक अवाम का रेला देखते हैं जो इनको सपोर्ट कर रहा है इमरान खान साहब को, और लोगों से जिससे भी हम बात सुनते हैं वो इनके ऑनेस्ट होने पर और मुल्क के लिए बेहतरी पर कायल हुए हुए हैं शायद इस वक्त, और इसी वजह से आप एक देखते हैं कि फैन फॉलोइंग तो इमरान खान साहब की बहुत ह्यूज है। दोनों बातें मैं अर्ज करता हूँ। पहली बात तो ये कि नैब उनके इशारों पर काम करता रहा और नैब ने यहाँ तक कहा, चेयरमैन नैब ने, कि अगर मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करता हूँ तो फिर इनकी हुकूमत ही गिर जाएगी, मैं इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहा हूँ। यानी हुकूमत बचाने की जिम्मेदारी चेयरमैन नैब ने ली हुई थी। मालम जब्बा केस में इतना बड़ा फ्रॉड हुआ, उसकी कोई बात नहीं हुई। BRT में फ्रॉड हुआ, उसमें कोई बात नहीं हुई। अब तो इन्होंने कानून बना लिया कि हेलीकॉप्टर कहीं भी इस्तेमाल किया जाए, कैसे भी, उस पर जो है वो कोई उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि हेलीकॉप्टर को कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है वज़ीर आला, किसी की भी शादी में भेज सकता है, कुछ भी कर सकता है, यानी उसका कोई मसला नहीं रहा। मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें इस तरह से नहीं चलेंगी और इनके ऊपर बहुत से सैकड़ों चार्जेस हैं और जिनके बारे में अभी तक चीज़ें नहीं खुली हैं। और एक ये हुकूमत ना है कि उसने सारी चीज़ें लोगों के सामने नहीं लाए हैं, अब तक कोई भी ऐसी चीज़ सामने नहीं लाए हैं जो ठोस तौर पर उनके हालांकि मौजूद है, मुझे मालूम तो क्यों नहीं लाए हैं? ऐसे बज़ाहिर तो ऐसे लगता है नज़ीर साहब कि हुकूमत इंतज़ार करती है। आप देखिए जिस तरह मरियम साहिबा भी प्रेस से बात करती हैं, या वैसे भी हम देखते हैं नून लीग के जो रहनुमा जब प्रेस से बात करते हैं, या पीपल्स पार्टी भी, या शोज़ में भी आते हैं, तो वो तो छोटी छोटी बातों को कुरेद के सामने रखते हैं। तो अगर इनके हाथ में कुछ है तो उसे सामने क्यों नहीं आया कर रहे? नहीं, मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो जर्नलिस्ट के पास भी हैं, हमारे पास भी हैं। आपको मालूम है कि चौधरी मोनिस इलाही का कितना बड़ा केस है कि उनके एक चपरासी और उनके एक ज़ाती मुलाजिम, बहुत ही छोटे दर्जे के मुलाजिम ने शुगर मिल लगवाई यार खान में, और उनके बारे में अभी तक किसी ने बात नहीं की है। इसी तरह से अगर मामलात हैं, खुसरो बख्तियार इनके साथ थे, वो मुल्क से ही फरार हो गए, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है कि भाई वो आपके साथ थे। उनके भाई हाशिम जमा बख्त अब भी उनके साथ हैं और उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो शायद ये लोग इस इशारे में बैठे होंगे, ये लोग घूम फिर कर हमारे पास वापस आएंगे तो हम इन्हें इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें सामने लाने चाहिए लोगों के। और जहाँ तक पॉपुलरिटी का मामला है, पॉपुलरिटी एक हाइप है और ये एक बनाए मैनेज्ड, अरेंज्ड, मैनिपुलेटेड है। इनके जो आस-पास दाएं बाएं जो सहूलतकार बैठे हुए हैं, जो इनके जो स्पॉन्सर बैठे हुए हैं, वो खासे दुनिया के बेहतरीन माने हुए दिमाग हैं और जो साइको वारफेयर के बहुत बड़े माहिर हैं और उन्होंने साइको वारफेयर में खासी महारत हासिल की हुई है। इस तरह से नज़ीर साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि इमरान खान साहब का ये ऐलान कि हम इस्तीफा दे देंगे हर असेंबली से, इसको आप उनके लिए पॉलिटिकली किस तरह से देखते हैं? मेरे ख्याल में वो कहीं के भी नहीं रहेंगे इस सारी सूरत हाल में। जो लोग जिनकी सीटें अपने पास हैं वो रिटेन करेंगे और ये जाएं अब इलेक्शन में, हर सीट पर खुद जाकर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और ना वो सूरत हाल होगी जो अब से कुछ देर पहले थी। बहुत सी चीजें अब खुल चुकी हैं लोगों के सामने। इनका अमेरिका का पानी अब पिट चुका है, इनका ये हल्कों में जाएंगे तो पता चलेगा कि किस तरह से हैं। मेरे ख्याल में अब कोई ऐसी पोजीशन नहीं रही है कि ये सियासत में उतना बड़ा स्पेस बना सकें जितना जाहिर है, जितना नजर आ रहा है कि जो नजर आ रहा है ये। लेकिन ज़िमनी और बल्दियात के इलेक्शंस जो पंजाब में हुए थे उसमें तो खातिर खा कामयाबी हासिल की इन्होंने। नहीं, ज़िमनी इंतखाबात में की थी, इसलिए कि जब ये हुकूमत में थे तो अपोजिशन ने स्वीप किया था, तमाम इलेक्शन स्वीप किए थे और ये अपोजिशन में चले गए और एक बयानिया लेकर आए थे। अब उस बयाने से हट चुके हैं। अब अमेरिका जो है वो नहीं रहा है साजिशी किरदार, अमेरिका के गुलाम ये नहीं रहे हैं और अब ये जो है फौज के साथ इस तरह से वो जनरल बाजवा साहब चले जाएंगे आज, तो उसके बाद जो है वो पोजीशन इनकी वहाँ भी नहीं रहेगी कि जनाब ये फौज से महाजाराई करें और कोई भी सियासतदान फौज से महाजाराई करके बहुत ज़्यादा आगे चल नहीं सकेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब आपके वक्त का और इस तमाम इन्फॉर्मेशन का। थैंक यू सो मच। ये नज़ीर लगारी साहब की ज़ाहिर है अपना जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड और एनालिसिस के तहत जो उनकी सोच है, जो उनकी राय है, वो हमारे फोरम के तहत आप तक पेश की गई। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं सियासी कंटेंट को भी थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ जो अहम सवाल है कि क्या मुल्क दिवालिया होने वाला है, इस पर भी बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और इस वाले सेगमेंट में खुसूसी तौर पे ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इस पे बात करते हुए एक और सवाल का मुझे जवाब चाहिए कि क्या मुल्क दिवालिया होने वाला है। ये हर पाकिस्तानी के जहन में ये सवाल आता है क्योंकि इस बारे में बड़ा खुल के बात की जाती है और इस तरह से बात की जाती है। कुछ लोग अपना जब तज्जिया कर रहे होते हैं सियासत का और मुख्तलिफ जो पार्टीज़ हैं उनका, तो वो बड़े खुल के बात करते हैं कि जी ये तो 2027 तक की बात है या 26 तक की बात है या यूँ है या वो है। सो एक आम पाकिस्तानी का दिल जो है वो बड़ा ख़राब होता है और बड़े परेशान भी होते हैं। ज़ाहिर है सारे लोग वो नहीं हैं जिनके बच्चों को इतना लीवरेज हो कि वो मुल्क से बाहर चले जाएंगे और वहाँ जाके सेटल हो जाएंगे। हमारी जो आवाम है, हमारे जो लोग हैं, उनके लिए तो जीना मरना सब यही है। और जब जीना मरना सब यही है तो ये हमारा मुल्क है, ये हमारी सरजमीन है, ये हमारा घर है। अगर हमारा घर हमें ये पता चले कि दिवालिया होने वाला है तो हम सबकी नींदें उड़ जाएंगी। इस सवाल का जवाब भी मैं लेना चाहती हूँ और ऑब्वियसली जो हम डिस्कशन कर रहे थे नज़ीर लगारी साहब से, उसको कंटिन्यू करेंगे मुबशिर मीर साहब के साथ। इस वक्त अब उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मुबशिर साहब अस्सलाम वालेकुम, सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। और मुबशिर साहब के साथ साथ हम जिस तरह मैंने कहा कि मईशत का ये अहम सवाल हम करेंगे, माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शुजात मुबारक, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुबशिर साहब, आप चाहें तो इस सवाल का भी, क्योंकि आप ही लोग हैं जो तज्जिया करते हैं, आपकी फ्रेटर्निटी के लोग हैं जो तज्जिया करते हैं और ये कहते हैं कि जी मुल्क तो बिल्कुल अच्छे हालात में नहीं है। और अच्छे हालात में नहीं होना तो हम पहले भी सुन चुके हैं और बहुत अरसे से सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये दिवालिया का वर्ड हजम नहीं होता मुझसे खुसूसी तौर पे। आपको क्या लगता है? जी बहुत शुक्रिया नुसरत। सबसे पहले तो ये है कि देखें जो पॉलिटिकली जो एक सिनेरियो है इस वक्त, वो पॉलिटिकल सिनेरियो जो है उसमें ज़ाहिर है हमने देखा है कि एक पार्टी जिसको इक़्तिदार से हटाया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो मुसलसल 6 से 8 माह से एहतजाज पे है। तो एहतजाज का हक तो हम किसी से छीन नहीं सकते। वो एहतजाज उनका जो है जमहूरी हक है, तो वो उनके एहतजाज भी अभी भी हमने देखा कि जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया है वो एक पुरअमन ही एहतजाज था और वो ये बार बार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक उन्होंने 2 ज़मीनी इलेक्शन में किया है जी। उनके पास पाकिस्तान का जो एक बड़ा मैंडेट है वो है उनके पास, यानी कि अवाम की अक्सरियत उनको दोबारा इक़्तिदार में चाहती है। अच्छा, जब ऐसी सिचुएशन हो तो कोई आप ये नहीं समझें कि भाई गवर्नमेंट जो है वो अगर गैर मकबूल है तो उसको मेरा ख्याल है इस चीज़ के ऊपर इतनी बहस मुबाहिसा करने की बजाय उसके साथ मुज़ाकरात जो है प्रॉपर करके इलेक्शन का कोई टाइम फ्रेम जो है कोई 2, 4, 6 महीने पहले करने में कोई हर्ज नहीं है। अब ये सारी सिचुएशन के अलावा जो इकोनॉमी की आपने बात की है जी, इकोनॉमी में आप देखें 2-3 चीजें हमारे मुल्क की प्लस पॉइंट्स हैं, यानी कि एग्रीकल्चर कंट्री होने के नाते हमें जल्दी से जल्दी जो है वो अच्छी से अच्छी फसलें भी मिल जाती हैं जो कि इकोनॉमी का एक हिस्सा प्रॉपर बनती हैं। और फिर यह है कि हमें अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों से एक अच्छा रेमिटेंस जो है वो भी मिलता रहता है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है वो डिस्टर्ब हुआ है बहुत शदीद तरीके से। उसकी वजह हम खुद हैं। उसकी वजह क्या है कि जो हमारा हुकूमती स्ट्रक्चर है वो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है जिसकी इस मुल्क को जरूरत नहीं है। इतने ज्यादा महकमों की इस मुल्क को जरूरत नहीं है, इतने ज्यादा पार्लियामेंटेरियंस की इस मुल्क को जरूरत नहीं है। फिर उनकी मराद देखें तो मराद उनकी इतनी ज्यादा जो है वो है कि वो पैसा ऐसा पानी की तरह बहाते हैं और इतना यानी कि जो है वो ब्यूरोक्रेसी का सेटअप आप देख लें और लेकिन उनकी आउटपुट देखें, आउटपुट कुछ नहीं है। आप किसी भी कंपनी में किसी भी इदारे में देखें कि वहां पे लोग काम करते हैं, हम काम करते हैं,
तो लोग हमसे जो सीनियर मैनेजमेंट होती है वो उसका रिजल्ट मांगती है, लेकिन इनका रिजल्ट जीरो भी हो फिर भी, और फिर उसके अलावा ये करप्शन करते हैं। अभी आप देखें ये मोटरवे जो बननी थी हैदराबाद से सक्कर, कितनी बड़ी करप्शन, 6 अरब का करप्शन उसमें से निकल आया। अभी जमीनों की खरीदारी होती। लिहाजा ये चीजें वो हैं कि जो हमें तशवीश में मुब्तला करती। जी, और ये साल से दहाइयाँ गुजर गई यही बातें करते हुए हमें, लेकिन इसमें कोई कमी बेशी नहीं आई, ब्यूरोक्रेसी में कोई कमी बेशी नहीं आई, किसी चीज़ में कोई कमी बेशी नहीं आई। लेकिन मुल्क के बारे में बार बार ये कहा जाता है। डॉक्टर शुजात, आपसे भी मैं पूछना चाहती हूँ, आप मईशत को समझते हैं, ये आपका सब्जेक्ट है, क्या कहते हैं आप? आपको लगता है कि पाकिस्तान के नंबर्स इस वक्त ऐसे हैं और फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का बैलेंस इतना आउट हो चुका है कि हम खुदा न खास्ता दिवालिया होने के दहाने पर खड़े हैं? बहुत शुक्रिया। और आजकल तकरीबन हर जगह पे यही बहस चल रही है कि पाकिस्तान के जो दिवालिया होने के चांसेस थे। अनफॉर्चुनेटली इस बहस में जो बड़े रिस्पॉन्सिबल जो फॉर्मर मिनिस्टर्स थे या जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो भी हिस्सा डाल रहे हैं। और थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की पोजीशन है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक पोजीशन है, उससे ज्यादा उसको एग्जैजुरेट किया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ही एक बड़ी फ्रेल सिचुएशन में और बहुत ही डेंजरस और खतरनाक सूरत है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप पाकिस्तान के जो मुआशी इशारे उनको देखें और पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह हम दिवालिया नहीं होंगे। लेकिन इस दिवालिया, ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि हम दिवालिया नहीं होंगे, लेकिन इसके जो ऑफशूट्स है वो बहुत नेगेटिव आने वाले हैं। दिवालिया ना होने के बावजूद अवाम के लिए एक बहुत बड़ा महंगाई का तूफान आगे सामने नजर आ रहा है। उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स में हम एक सिचुएशन होगी जिसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं कि आपकी प्राइसेस भी बढ़ रही होंगी और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आपको इसमें सवाल का जवाब ये कि पाकिस्तान दिवालिया तो होने नहीं जा रहा इंशाल्लाह, लेकिन अवाम के लिए सूरत बहुत अच्छी नहीं होगी, मुश्किल हो रही है, लेकिन और मजीद बढ़ेगा और आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी मजीद बढ़ने का खदशा है। सो ये लोगों के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ने का खदशा है। और अगर ये सिलसिला फिर भी इसी तरह चलता रहा, आपको लगता है इज देयर एनी कमिंग बैक? देखिए, अभी पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स और हमारी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी और इंडस्ट्रियल जो भी हमारी प्रोडक्शन है उसको देखें तो ऐसे लगता है कि हमारी इकोनॉमी इसी तरह स्ट्रगल करती रहेगी। अभी तक कहीं पे भी कोई लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म पॉलिसी नजर नहीं आ रही जिसके थ्रू पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा सके, कॉस्ट को कम किया जा सके। तो अभी हम फायर फाइटिंग सिचुएशन में तो लगता है ऐसे है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी शायद अगले साल तो थोड़ा सा बल्कि मजीद हालात इसलिए गड़बड़ हो जाएंगे क्योंकि इलेक्शन का साल है, एक गवर्नमेंट जाएगी, फिर केयरटेकर गवर्नमेंट आएगी, फिर केयरटेकर गवर्नमेंट आएगी। इस सारे सूरत में हमारे जो मुआशी इशारियां मजीद खराब हो सकते हैं। अच्छा, डार साहब के आने के बाद लोगों को बहुत लगता है कि जैसे डॉलर नीचे आ जाएगा, डार साहब कोई पता नहीं जादू की छड़ी कुछ हवा में घुमाते हैं और उसके बाद चेंजेस हो जाते हैं। लोगों को बड़ी उम्मीद है कि इकोनॉमी बहुत स्टेबल हो जाएगी, बहुत बेहतर हो जाएगी। देखिए, डार साहब के ये बात हमें समझनी चाहिए कि उनके पास कोई जादुई छड़ी नहीं है। और पहले भी मैंने एक और प्रोग्राम में कहा था कि अगर डार साहब जबरदस्ती रुपए की वैल्यू को अप्रिशिएट करने की कोशिश करेंगे या उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो इट्स लाइक स्टेरॉइड्स टू द इकोनॉमी, कि आप अपनी इकोनॉमी में शॉर्ट टर्म में शायद पॉपुलैरिटी गेन कर लें जिसमें अभी तक वो नाकाम रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो बहुत नुकसानदेह होगा, बड़ा डेट्रीमेंटल होगा। हमने माजी में भी देखा डार साहब ने रुपए की वैल्यू को रोक के रखा एक सर्टेन लेवल पे और फिर बाद में एकदम से वो बड़ी ड्रास्टिकली डिक्रीज हुई जिसकी वजह से हमारी अभी तक जो मईशत है वो संभल नहीं पाई है। और ये लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि एक चीज़ जो इस वक्त समझ आ रही है, इसके रिपरकशंस बहुत मुख्तलिफ हो सकते हैं वंस ही इज़ नॉट इन हिज पोजीशन, क्योंकि उन्होंने आर्टिफिशियली रोक के रखा था। लोग कहते हैं रोक के रखा था आर्टिफिशियली, चलो कौम को तो फ़ायदा हो रहा था, लेकिन कौम को ही उसका बाद में भी बर्डन बेयर करना पड़ता है। मुबश्शिर साहब, इस पूरी सिचुएशन में मैं अपने उन पाकिस्तानी हमवतनों का भी जिक्र करना चाहती हूँ जो कि जिस तरह से आपने बताया कि जो शायद MNA MPA की पोजीशन पे भी हैं या उनके दोस्त रिश्तेदार हैं, बड़े बड़ी हैवी मशीनरी इंपोर्ट होती है, बड़ी बड़ी चीज़ें, प्लांट्स इंपोर्ट होते हैं, किसी ने कोई चीज़ लगानी है, किसी ने कोई कुछ करना है, और भी इसके अलावा लग्जरी आइटम्स भी बहुत बड़ा इंपोर्ट होता है।
जहां इंपोर्ट पर बैन लगाए जाते हैं, एक छोटे से शैम्पू और डाई पर बैन लगा दिया जाता है कि नहीं नहीं जी ये लग्जरी आइटम है इसको नहीं। लेकिन जहां ये मशीनरी, ये टूल्स, ये वो वाली चीज़ें, मैं बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं हो रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग शायद इसे अपने ऊपर ले लें, लेकिन हमने लग्जरी आइटम इंपोर्ट करते हैं हम अपने लिए, और वो नहीं कि जो छोटा मोटा होता है जिस पे बैन लग जाता है, बहुत बड़े बड़े। अच्छा, इसमें ये है कि जो प्रोडक्टिव चीज होती है ना, जैसे मशीनरी का आपने जिक्र किया कि जिसने आगे से कोई चीज प्रोड्यूस करनी है, वो तो मुल्क के लिए अच्छा होता है। हाँ ठीक है। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां, अगर आप कराची पोर्ट पे चले जाएं, आपको हजारों की तादाद में अभी भी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां नजर आएंगी, जो लोगों ने दानिस्ता जो है उसकी क्लियरेंस रोकी होती है और उसको डेप्रिशिएशन जो है उसकी कॉस्ट डाल के उसको कम पैसों पे ला के फिर उसको जो है ना वो रिलीज कराते हैं। ये पूरा माफिया काम करता है। और फिर आप देखते हैं, अभी भी आप देखें, आपको कराची की सड़कों पे इस सारी महंगाई के अंदर भी बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है वो बड़ी तादाद में घूमती हुई नजर आती हैं। तो ये सारा जो है, ये कौन सा पैसा है जो इन चीजों पे इस्तेमाल हुआ है? और वो पाकिस्तानी भी क्वेश्चन मार्क है ना उन पे भी, उन पाकिस्तानियों पे भी क्वेश्चन मार्क है ना जी। नहीं, देखें, जो नॉन प्रोडक्टिव आइटम है ना, जो सिर्फ अपनी इमारत शो करने के लिए है, सिर्फ एक आसाइश के लिए है, वो मेरा ख्याल है रोकनी चाहिए। लेकिन जिनके आने से यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ सकती है, आप कोई ऐसी चीज लाते हैं कि एग्रीकल्चर मशीनरी लाते हैं जिससे आपका एग्रीकल्चर अच्छा हो सकता है, आपकी इंडस्ट्री की कोई मशीनरी आती है जिससे लोगों को रोजगार मिलना है, तो वो तो मैं समझता हूँ कि वो तो एक अच्छी चीज होती है। लेकिन उस तरफ रुझान कम है, ज्यादा रुझान जो है वो लग्जरी आइटम की तरफ है। वो लग्जरी आइटम जो है वो लोग ज्यादा मंगवाते हैं कि तो ये सब हुकूमत को पता भी होता है। पिछले दिनों एक वॉइस भी ऐसी लीक हुई थी, उसमें भी ये बात हुई कि उनको मैं समझा दूंगा, अभी यूं हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये चीज़ें हमारी हुकूमत को भी पता है, लेकिन अपनी जहाँ दोस्तियाँ, रिश्तेदारियाँ, ये सब कुछ है, वहाँ पर ये मना नहीं किया जाता, उन चीज़ों पे बैन नहीं लगाया जाता। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि उस लग्जरी आइटम को, जो कॉस्मेटिक का है, क्रीम है, शैम्पू है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, उसको भी लगा दें बैन। लेकिन मैं कहती हूँ जिसका बिल पे एक्चुअल असर पड़ रहा है उस पर तो बैन लगाएं, जैसे आपने गाड़ियों की बात की है। अच्छा, नहीं, अभी आप ये देखें कि गवर्नमेंट सेक्टर की मैं बात करता हूँ, सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर की है। गवर्नमेंट सेक्टर में आप देखें कि कितनी गाड़ियां जो हैं वो आपने अफसरान को दी हैं। कोई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी ऐसी नहीं है जो मुल्क के लिए अच्छी हो। और फिर कुछ लोगों के लिए अनलिमिटेड पेट्रोल की जो है ना वो यूज का उनको मैंडेट दिया हुआ है कि आप जितना मर्जी पेट्रोल यूज करें, जहां मर्जी जाएं। तो ये वो चीजें हैं जो पाकिस्तान का जो इस वक्त आप जैसे इकोनॉमी का आप उसका और पॉलिटिकल सिचुएशन का इकट्ठा हम ज़ाहिर डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें ये चीजें तो पाकिस्तान के हक में नहीं जाती, पाकिस्तान के अवाम के हक में नहीं जाती। तो लिहाजा इस चीज को पहले एड्रेस करना चाहिए। जो आवाज उठानी चाहिए वो ये है कि भाई आप अपनी जो पाँव फैलाने का है वो चादर के मुताबिक फैलाएं। आपकी चादर छोटी है और आप पाँव आपने ज्यादा फैलाए हुए हैं। इतना बड़ा जो मैं इंतजामी स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, या ये मुकन्ना 5-6 पार्लियामेंट्स मुल्क में काम कर रही हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी कुछ भी नहीं है, ये सारा बोझ है पाकिस्तानी अवाम के ऊपर। अच्छा डॉक्टर शुजात, आप अगर हम आपसे बीइंग एन इकोनॉमिस्ट ये जानना चाहें कि जी इस वक्त फौरी तौर पर क्या होना चाहिए, ये 2-3 स्टेप्स जो आप समझते हो कि ये फौरी तौर पर हो जाए तो फिर भी हमारी कुछ बचत है। जी देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। एक तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है, इसकी वजह से कीमतें बढ़ रही है। लेकिन एक और गवर्नमेंट की अपनी रिसर्च रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक और IMF भी बहुत दफा इस चीज को इंडिकेट कर चुका है कि पाकिस्तान में जो कीमतों का बढ़ना है वो ना सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बल्कि प्रॉफिटेरिंग की वजह से भी बहुत ज्यादा है, मुनाफाखोरी की वजह से भी है। स्पेशली जो हमारा रिटेल सेक्टर है, जो कि आप ये समझ लीजिए गली मोहल्ले की जो मार्केट्स है, वहां पर प्रॉफिटेरिंग या मुनाफाखोरी इस हद तक ज्यादा है कि एक चीज अगर 50 रुपए की है तो 7500 रुपए की बिक रही है। यहाँ पे गवर्नमेंट का रेगुलेटरी रोल आ जाता है। गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना है कि आपका जो रिटेल सेक्टर है वो प्राइसेस एक मुनासिब मुनाफा रख के वो चीजों को बेच रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इमीडिएटली तमाम गवर्नमेंट, स्पेशली प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, अगर अपनी जो टीमें उनको मुतहर्रिक करें और जो रिटेल सेक्टर को कम से कम ये इंश्योर करवाएं कि वो काम में प्रॉफिटेरिंग नहीं कर रहे, मुनाफाखोरी नहीं कर रहे और साथ में होर्डिंग नहीं कर रहे। क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी के दूसरे मसाइल एक जगह पे प्रॉफिटेरिंग और होर्डिंग, ये 2 बहुत बड़े मसले हैं
जिनकी वजह से आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है। तो अगर इन दो एस्पेक्ट पे पूरी तौर पे गवर्नमेंट फोकस करे तो मैं ये समझता हूँ कि काफी हद तक हम प्राइसेस को एक जगह पे स्टेबल कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा, मेरा तो ख्याल ये है कि लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के अंदर गवर्नमेंट को जो बड़ी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनको पुश करें कि आप लोग किसी न किसी तरीके से अपनी 10% 20% एक सर्टेन अमाउंट उसको आप एक्सपोर्ट करें। आप लोकल गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल सही है, लोकल मार्केट में आप चीजें दे रहे हैं, लेकिन आपको एक्सपोर्ट की तरफ भी जाना होगा। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारे जितने भी इंडस्ट्रीज हैं जो कि बड़ी इंडस्ट्रीज है वो लोकल गवर्नमेंट को डील कर रही है इंटरनेशनल मार्केट में, वो इसलिए नहीं जाती क्योंकि उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी और उनकी कॉस्ट इतनी है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकती है। तो गवर्नमेंट को इस तरफ हमारे यहाँ पे ऑटोमोबाइल की बात की, हमारे पास एक बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में। जब बाहर की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री आती है टेक्नोलॉजी डोनेशन प्रोग्राम के तहत, उनको ये कहा जाता है कि आप इंडिजिनाइज करें, यहाँ पे टेक्नोलॉजी को डेवलप करें और अब ज्यादा से ज्यादा पार्ट यहाँ पे बने। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पिछले 60 साल से हम इंजन भी इंपोर्ट कर रहे हैं, जितनी हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनीज है वो यहाँ पे सिर्फ असेंबलिंग करती हैं। तो पिछले 50 सालों से उन्होंने कोई भी टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट फॉर फ्यू पार्ट्स उन्होंने कहीं पर ट्रांसफर नहीं की। तो शायद अब ये वक्त आ गया कि ऑटोमोटिव प्रोड्यूसर जो असेंबलर्स हैं उनको गवर्नमेंट जोर दे के कहे कि भाई अब आपने यहीं पे इंजन प्रोड्यूस करना है, अब आपने पार्ट्स इंपोर्ट नहीं करने और आप इसको एट पार लेके आए। आप इंडिया के बराबर देखिए, इंडिया इंडस्ट्री की बिल्कुल तो उनके बराबर आप अपनी क्वालिटी को अपलिफ्ट करें, यहाँ पे लोकली प्रोड्यूस करें। हमारे खामखा में आप इंपोर्ट बिल में इतना एक सब्सटेंशियल इजाफा कर रहे हैं। बल्कि यूनिवर्सिटीज़ इसमें बड़ा रोल प्ले करती हैं। डॉक्टर शुजात, आपको पता ही होगा और आपने इंडिया की बात की, वहाँ तो एक यूनिवर्सिटी कायम की गई है जहाँ दुनिया भर के जो PhDs हैं वो भी काम करते हैं। उनका काम ये है कि वो रिसर्च करेंगे और वहाँ से बहुत सी प्रोडक्ट बनेगी, वहाँ से बहुत सा काम होगा। जैसे हम MIT में देखते हैं, USA में और बाकी मुल्कों में भी, कि जो पूरे सियासत का या पूरे मुल्क का इकोनॉमी का दारोमदार होता है उसकी प्लानिंग यूनिवर्सिटीज़ में हो रही होती है, क्योंकि उनको रिसर्च करनी होती है, उनको प्रोडक्ट बनाना होता है, उनको बहुत सारी मेरे ख्याल में जो इन्वेंशंस होती हैं वो मार्केट में लेकर आते हैं। यहाँ पर हम एक पैकेज भी आपको दिखाना चाहते हैं, एक वो पैकेज जो लोगों के जहन में है। लोगों के जहन में आजकल हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को देखकर उन्हें क्या महसूस होता है, ये आप लोगों को दिखाते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। पाकिस्तानी मईशत के मौजूदा सूरत हाल के बारे में चहमगोइयां उरूज पर हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि मुल्क दिवालिया होने के करीब है, तो दूसरी जानिब वजीर खजाना इसहाक डार ने मुल्क के दिवालिया होने की कयासाराइयों को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया, जिसमें शरह सूद 15 से बढ़ाकर 16% कर दी गई। एलामिये के मुताबिक फैसले का मकसद जारी माशी सुस्त रवि को सहारा देना और इस अम्र को यकीनी बनाना है कि बढ़ती हुई महंगाई रासिख न हो जाए। तो दूसरी तरफ महंगाई का जिन काबू से बाहर होता जा रहा है। हुकूमती इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की हफ्तावार शरह 30.16% तक पहुँच गई है। डॉलर एक बार फिर ऊंचाई की जानिब गामजन है। खुदा करे कि वजीर खजाना का कहना कि मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत की जानिब गामजन है सच हो जाए और आवाम को रिलीफ मिलता दिखाई दे। बस मुझे वन लाइनर आप दोनों का चाहिए, मुबशर मीर साहब और डॉक्टर शुजात, के क्या इसहाक डार साहब के बात के मुल्क सही सिमत में जा रहा है, आप इससे इत्तफाक करते हैं या नहीं? मुख्तसरन, टाइम बिल्कुल ख़त्म है हमारे पास। नहीं, सही समत में तो नहीं जा रहा। सही समत अभी उसका तयन नहीं हुआ। ये उनके मुताबिक सही हो सकती है, लेकिन जिन चीज़ों की मैंने निशानदेही की है, अगर उनके ऊपर अमल होगा, पाकिस्तान के जो वसाइल हैं उसके मुताबिक हुकूमती इदारे जो हैं वो अपने अखराजात करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव जो हैं वो अखराजात होने चाहिए, नॉन प्रोडक्टिव नहीं होने चाहिए। तो फिर हम समझेंगे कि मुल्क की जो समत है वो दुरुस्त होगी। बहुत शुक्रिया मुबशर मीर साहब आपका, थैंक यू। डॉक्टर शुजात, मैं आपका भी स्टांस इस पे लेना चाहती थी लेकिन वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच, आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सास बहू का जो खट्टा मीठा रिश्ता है उसके बारे में टॉपिक क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक। और आज हम ये बात करेंगे कि ये सास बहू का रिश्ता जो कि हमेशा से है और हमेशा चलेगा इंशाल्लाह, तो इस रिश्ते में चपकलिश होती है, इस रिश्ते में परेशानियां होती हैं। और जो एक जुमला ज़्यादातर सुनने में आता है कि सास कभी माँ नहीं बन सकती, या सास पल में माँ से सास बन जाती है, बेटे की माँ और बहू की सास। होता ये है यूजुअली, आपके मेरे देखने में भी आया है कि माँ के लिए बेटी के हवाले से एहसासात मुख्तलिफ होते हैं। बेटी थक गई है, थक कर आई है, सो रही है, उसे जगाना नहीं। बहू वक्त हो गया है, घड़ी की टिक टिक के मुताबिक चलेगी, इस वक्त उठी क्यों नहीं सो के, उसने बहू ने ये काम करना है, बेटी ने 4 काम छोड़ भी दिए जो उसने करने हैं, तो कोई मसला नहीं है। बेसिक टेंशन मुझे लगता है कि किचन से और घर के एक दूसरे से गुफ्तगू से और कामों से शुरू होती है, जो एशिया या एट दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, खुसूसी तौर पे पाकिस्तान। हमारे यहाँ कामों को लेकर बहुत टेंशन शुरू होती हैं। खाना इसने पकाना था, रोटी गोल इसने नहीं बनाई, वो इसने करना था, फलां को दवा इसने देनी थी, बच्चों के साथ ऐसा नहीं हुआ तो मेरे साथ आके नहीं बैठी तो बेटा उसका हो गया। तो ये इतनी सारी बातें हैं, जबकि बेटी को जब दामाद घुमाने लेकर जाता है तो माएँ बहुत खुश होती हैं, लेकिन अगर बहू को बेटा घुमाने लेकर जाए तो वो कहते हैं कि इससे नहीं पूछा, उससे नहीं पूछा, बन कबाब खा के आए या बर्गर खा के आए तो लेकर नहीं आए, फलां को ले जाते, ये छोटी बहन मुंह देख रही थी तुम्हारा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इग्नोर की जा सकती हैं, जो एज सच कोई मैटर नहीं है, लेकिन जब ये रिश्ता सामने आता है तो मुख्तलिफ किस्म का कॉम्पिटिशन जनरेट हो जाता है। मुख्तलिफ किस्म की छोटी छोटी बातें जो शायद हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो भी हम करना शुरू कर देते हैं। तो सास कभी माँ क्यों नहीं बन पाती, या माँ बनना ज़रूरी है, या कैसा ये रिश्ता होना चाहिए, इस पे बात करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ आलिया सारिम मौजूद हैं। आलिया भाभी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? और आज अपने एक्सपीरियंसेस भी बताएंगी। शेल्टर में भी बहुत लोग आते हैं, वो एक्सपीरियंसेस आपने देखे हैं, दुनिया देखी है आपने, तो वो आज आप बताएंगी। और इसके अलावा जिन्होंने रिश्ते करवाती हैं, और आज मिसेस खान हैरान हो रही थी कि पता नहीं मैं क्या बात बताने वाली हूँ या क्या पूछने वाली हूँ, लेकिन मिसेस खान का अपना एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। जब से मैं आपके साथ शो कर रही हूँ, सालों गुजर गए हैं, अपनी सास को ज़रूर याद करती हैं, किसी न किसी शो में ज़रूर याद करती हैं। खुद भी माशाल्लाह सास हैं, और इतनी सारी सासों को बहुएं इन्होंने फराहम की हैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। आपको भी वेलकम कहते हैं। और हुमैरा नाज साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने खुद तो नहीं बताया, लेकिन मुझे इनके उठने बैठने, स्टाइल, गुफ्तगू और बहुत सारी चीज़ों से लगता है कि जो नई नई नवेली बहू आई है ना घर में, वो बहुत खुशहाल है, वो ठीक ठाक है माशाल्लाह, दोस्ती इनकी सही है। सास हैं, आप जरा कैमरा तो कट करें इन पे, ऐसी सासें जो हैं मतलब और खुद भी एक्टिव रहती हैं, काम करती रहती हैं। बहू भी मेरे ख्याल में प्रोफेशनल ही है। प्रोफेशनल। हाँ, सो इनका आपस में अलाइनमेंट बहुत अच्छा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है हमारी। तो वहीं से शुरू कर दें, ये जो अच्छी बॉन्डिंग है, कितना अरसा हुआ है? लोग ये समझ रहे होंगे अभी अभी आई है, शायद 1-2 हफ्ते। अभी साल तो नहीं हुआ है, हाँ। मेरे ख्याल से कुछ 6 मंथ्स हुए हैं, 6 to 8 मंथ्स हुए होंगे। लेकिन ये कि हम जब अगर ये सोच लेना, दूसरी बात नुसरत मैं ये बताऊं कि जो आस पड़ोस वाले होते हैं ना, वो ज्यादा इंटरफेरेंस करते हैं। हाँ। तुम्हारी बहू ने काम शुरू कर दिया, खीर पकाई कर ली, खाना कौन बनाता है तुम्हारे घर में, ये सारी चीजों के लिए तो हम लेकर नहीं आए। पहली बात, इससे पहले क्या हमारा घर किसी और के उस पे चल रहा था। एक खाना बनाने का है। आजकल की लड़कियों को देखें, वो जब इस चीज में पढ़ाई की तरफ लगती हैं तो मेरे ख्याल से खाना पकाना ये कोई इतना बड़ा हेडिक नहीं है, सीख जाएंगी। जहाँ हम बना रहे हैं, जहाँ हमने इतना टाइम गुजारा है, तो ये भी कर लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो कर लेंगी। उनको थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, क्योंकि वो अपना एक घर माहौल छोड़ के आके हमारे साथ एडजस्टमेंट कर रही हैं। अपने बेटे को सिखाना चाहिए कि वो हमारे साथ किस तरह रहे। मेरा बेटा, अब मैं आपको ये बताऊं, क्या सिखाया आपने अपने बेटे को, क्या चीज? देखिए, वो मुझे टाइम देते हैं, वो बच्चे दोनों। हफ्ते में जैसे कल ऑफ था, संडे का दिन था, दोनों आए मेरे बेडरूम में, आए, दोनों बैठे, बात की कि उन्हें पता है कि माँ को टाइम देना है हमने, किस तरह देना है, किस तरह मैनेज करना है, ये हमने अपने बेटे को सिखाना है कि आपने दोनों तरफ बैलेंस किस तरह रखना है। और रही बात कि बहू के साथ जब कलिश क्यों होती है, तो ये छोटे मोटे काम के लिए अगर हम उनके ऊपर डिपेंड करें, हम अपनी बेटी, जैसे अभी तुमने कहा कि बेटी, तो बेटी को भी तो हम टाइम देते हैं ना, कि उसके आराम का ख्याल करते हैं। उसकी तो बड़ी दिल पे लगती है ना। बिल्कुल यही है कि बेटियों का आपके दिल पे लगता है। तो एक बात बताऊं, इधर मैं जरूर इंटरफेयर करूंगी। देखिए, हमें पता है कि ये बेटी भी एक दिन जाकर बहू बनेगी। बिल्कुल। तो फिर मेरे वालिद साहब ये कहा करते थे, इतना प्रेशर बेटी पर मत डालो, इतना बोझ ना डालो, उसने तो सारी जिंदगी ससुराल में जाके करना ही करना है, तो उसको मैके का और ससुराल का कैसे पता चलेगा
जैसे अब हम अपना मैका बड़ा याद करते हैं कि हमने कभी प्याज नहीं काटा था, लहसुन नहीं काटा था, कि हमारी उंगलियों के नेल्स कट जाएंगे, क्यूटेक्स उतर जाएगी या कुछ, तो हम अपनी मिसेस खान, आप इतनी माशाल्लाह फैशनेबल थी उस ज़माने में भी, अभी तो माशाल्लाह हैं ही, तो उस ज़माने में भी जैसे आप बताती हैं जिस तरह साड़ीज़ और बाकी चीज़ें भी आप वेयर करती थी, फिर नेल पेंट लगे रहते थे, सारा कुछ, तो आपकी सास तो जाहिर है वो ट्रेडिशनल सास होंगी। नहीं, वो क्या कुछ कहती थी कभी? इन चीज़ों पे भी तो सासों को प्रॉब्लम हो जाता है ना, हर वक्त तो इसके नेल पॉलिश लगी रहती है, हर वक्त तो ये तैयार रहती है, हर वक्त तो लिपस्टिक लगी रहती है, ये भी मसला होता है। बाहर जाती आती थी वो भी बहुत बन ठन के जाती थी, अच्छा, इसलिए ये मसला तो हुआ ही नहीं, दोनों का ही सेम प्रॉब्लम था कि मेरी बहू जहाँ जाए ना, हाँ, वो सबसे बेहतरीन चलो ये तो बहुत अच्छी बात, सबसे अच्छी लगे और सबसे ग्लैमरस लगे, सबसे स्मार्ट लगे, उनकी भी वो अदा थी और मेरी भी यही है। अच्छा, इस चीज की वजह से, क्योंकि उनको ये, आपको ये महसूस हो चुका था कि ये मुझे अच्छा दिखाना चाहती हैं लोगों को, इस बात ने क्या आपको आमादा किया कि कभी कभार अगर वो गुस्सा या कभी कभार कोई ऐसी बात भी कर लेती बहुत करती थी तो आप, लेकिन आप परफेक्शनिस्ट थी, हर चीज में परफेक्शन उनको चाहिए थी कि जहाँ पे डोंगा रखा था मैंने वहीं रखा, और जहाँ पे ये चीज रखी हुई है वो वहीं रखी हुई हो। उनकी चीजें वो अगर लाइट भी नहीं हो गई, वो अपनी कैंची, अपनी चीजें, जो कुछ भी, अगर नेल कटर चाहिए होगा वो बगैर लाइट के वो अपनी चीज उठा लेंगे। उनको पसंद नहीं था कि मेरा पाउडर, मेरी चीजें अगर मैंने यहाँ रखी है तो ये यहाँ से यहाँ नहीं होनी चाहिए। और कभी तो मुश्किल था या नहीं? आखिरी बात, फिर मैं आलिया भाभी की तरफ से आऊं, आपके लिए मुश्किल था या नहीं? शुरू में देखिए सबको जरा सा मुश्किल लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सीख जाता है। वो जब खाना पकाती थी उनकी देगची के ऊपर कभी वो चम्मच नहीं रखती थी, बिल्कुल नहीं। वो कभी आटा नीचे बैठकर नहीं गूंथती थी, कई वो ऐसी चीज़ें थी। और उनको उनकी सब्जी काटने का तरीक़ा भी होता था। अब हम जल्दी जल्दी काट कर यूँ लौकी रख दी, यूँ करेले रख दिए, यूँ गोभी, वो हर सब्जी को बहुत खूबसूरती से काटती थी। तो आपने सीखा यानी? हमने सीखा, हमेशा इसी तरह तारीफ करते हुए सुना है मैंने मिसेस खान को। वापस इस चीज में आएंगे, सास माँ क्यों नहीं बन पाती, या माँ बनना जरूरी है सास को? सास तो माँ से ज्यादा अच्छा रूप होती है, और सास के साथ तो माँ से ज्यादा वक्त गुजरता है। हाँ। अच्छा रूप कैसे होती है माँ से ज्यादा? अच्छा रूप इस तरह होती है कि अगर सास बहू में आप कंपटीशन पैदा ना करें और आप औरत को इनसिक्योर ना करें, दोनों रूप में, बहू के रूप में भी और माँ के रूप में भी, तो चीज़ें बहुत बैलेंस होती हैं। अगर सास को ये इनसिक्योरिटी हो जाए कि बहू आई है, अब ये मेरी जगह ले लेगी, अब ये किचन पे हावी हो जाएगी, पहले मैं बताती थी क्या बनेगा, अब ये बताएगी, और कंपटीशन हो जाए। अगर मिलकर बात करें तो कितनी आसानी है ना। सास कहीं बेटी के पास जाना चाहे, कहीं बाहर जाना चाहे, तो उसको इजाजत है, बल्कि बहू के आने से पहले वो बाउंड होती है कि उसके ऊपर सारी घर की जिम्मेदारी है। अगर दोनों शेयरिंग कर ले तो दोनों को आसानी है, जो अवेलेबल है वो काम कर लेगी। लेकिन हमारी सोसाइटी ने औरत के साथ एक इंतहाई जुल्म किया, फिर औरत ने खुद अपने साथ जुल्म किया। एक तो ये कि औरत को औरत के सामने खड़ा किया, औरत को इनसिक्योर किया, और फिर औरत इस बात को समझ ही नहीं सकी कि हमने एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करना, कॉम्प्लीमेंट करना है। वो चीज़ें जो अगर हम ज़रा सी समझदारी करें हमारी ज़िंदगी में आसानी पैदा कर सकती हैं। हम अपने लिए मुश्किलात खुद पैदा करते हैं। मर्द फितरतन इंतहाई आज़ाद है, और हमारे माशरे के मर्द को भी ये सहूलत है कि हमारा माशरा हर गलती के बाद उसको वापस एक्सेप्ट कर लेता है। तो जब आपको पता है कि एक्सेप्टेंस है तो आप कोई भी गलती कर पाते हैं। अगर सास और बहू किसी भी घर की एक हो जाएं तो वहां का मर्द हिल भी नहीं सकता। हिलने से मुराद ये कि देखिए, माँ के तो पैरों के नीचे जन्नत है, उसका बेटा तो कहीं नहीं जा सकता, और जाएगा तो अपनी बर्बादी खुद करेगा। माँ से वो नहीं हट सकता, जन्नत कहीं और नहीं जा सकती। बीवी 3 लफ्जों में आ जाती है, 3 लफ्जों में चली जाती है। और कई जगहों पर उस बीवी के साथ मसला ये होता है कि शादी के शुरू के दिनों में जो बड़े चोंचले होते हैं, जब वक्त गुजरता है तो आपको पता है रिलेशनशिप में कभी बोरियत भी आती है, तो उसको जो है उसको परेशानी होती है। लेकिन अगर ये दोनों मिले हुए हैं, यानी सास और बहू मिले हुए, फिर वो बेटा कहाँ जाएगा? फिर वो कहीं नहीं जा सकता। उसको मोहब्बत माँ से भी, बीवी से मिल गई, और उसको वापस आना है। फिर उसी घर में बच्चे हो गए। बच्चे भी बहुत अच्छा एक ब्रिज पैदा करते हैं सास में और बहू में, क्योंकि एक जुमला मुझे अच्छा ब्रिज भी पैदा करते हैं आलिया भाभी, लेकिन कई बार इसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। सास कह रही है कि खाने दो,
माँ कह रही है कि ये चीज नहीं खानी, इसको रात में गला खराब हो जाता है या इसका पेट खराब हो जाता है, वहां से तो और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं। नानी लाड करती हैं तो अच्छा हाँ। लगता है, और यही अगर तो वही लाड यही दादी बात तो करती है, तो बुरा यही लगता तो है। टॉपिक है। हाँ, तो आप दोनों में फर्क ना करें। अगर आप उसे एक सास की तरह नहीं लें, एक सरबराह की तरह लें, अगर आप यही सोच लें कि आपके मियाँ को इसने पाला है, आपकी जन्नत बेशक इसके पैर के नीचे नहीं है, लेकिन आपके शौहर की जन्नत इनके पैर के लेकिन आपको नीचे। लगता है, आप तीनों को ऐसा लगता है कि जिस घर में बहू आती है उनकी भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह से बनती है? ऐसे भी घराने ना देखें 20 से 25 साल की उम्र यूजुअली होती है हमारे यहाँ जिस तरह शादियां हो जाती हैं। अब उस एज में एक लड़की किसी घर में गई, वहाँ नंदे भी हैं, देवर, ये वो सब लोग हैं, और अगले 4-5 दिन बाद, हफ्ते बाद उसे कह दिया कि इसका नाश्ता इतने बजे बनेगा, उसकी रोटी ऐसे डलेगी, वो गरम खाना यूं खाता है, तुम्हारा मियाँ यूं गोल रोटी खाता है, नहीं, हमारे ये लिए अब बहुत परहेजी खाने। बहुत सेल्डम नहीं, आप जिस सोसाइटी को आप जिस सोसाइटी को केटर करती हैं ना, वहाँ सेल्डम है, बाकी जगह सेल्डम नहीं है। ये मैं अपने दोस्त, बेटे के दोस्त की कहानी बताती हूँ कि दोनों की साथ शादी हुई थी, और मेरी बहू जब अभी उसकी फ्रेंड के घर पे साथ गए तो उधर पता चला कि जी उनकी जो बहू सास ने कह दिया, जी मेरे आपके ससुर सुबह 8 बजे चाय पी लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, आपने सुबह 8 बजे उठना है। इसके ऊपर मुझे अभी एक मीम्स भी याद आ गया, मैंने फेसबुक पे देखा था, बड़ा अच्छा है, मैं अभी बताऊंगी। तो उसको कहा गया कि आपने सास ससुर का नाश्ता बनाना है, वो बेचारी सुबह से लेके रात तक लगती है, काम करती है, एंड देन मियाँ की ड्यूटी नाइट ड्यूटी है, यानी उसको टाइम ही नहीं मिल रहा मियाँ के साथ टाइम स्पेंड करने का, और घर में किसी को ये ख्याल नहीं तो है। ये है ना, ये देखिए, ये तो आदमी का कसूर है ना, ये तो सारा उसके अच्छा, शौहर आदमी का क्या कसूर है। करता है? आदमी का कसूर भी, और आदमी पला बड़ा ही ऐसे नहीं, है उसके कि जो शौहर घर में डिसाइड होगा उस हिसाब से बड़े होंगी प्यार से चीजें। रखा हुआ है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मतलब इतनी मोहब्बत उस पर निछावर की हुई है, दिखावा। और मैं कहती हूँ, वो मेरी बहू कहने लगी, वो उस वक्त जाहिर है उसे मैं याद आई वहां पर, तो अब कहने लगी अम्मी मैंने तो आपकी इतनी वो की कि मतलब मेरी सास तो मुझे इस तरह कभी नहीं कहा। मैं कहती हूँ मेरा बेटे को मैंने पहले दिन कह दिया था बहू नाश्ता नहीं बनाएगी इसमें एक तुम्हारा। और चीज भी, ब्रेक पर जाएंगे फिर आते हैं, लेकिन मैंने ये गलत ऐसे भी किया आपने। ये रिलेशनशिप्स भी ये रिलेशन, अरे वाह, जो इन्होंने गलत किया ना, इसी पॉइंट से आएंगे ब्रेक के बाद। लेकिन एक बात है, वो लोग जो बाहर चले जाते हैं बीवियों को यहाँ छोड़ के, और वो सारी जिंदगी जो अफोर्ड भी कर सकते हैं, और वो नहीं लेके जाते कि जी ये मेरी अम्मी के साथ है, मेरे वालिद के साथ है, वो बेगम भी एक इंसान है और उसकी तरफ भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस पे भी बात करेंगे। और ये जो हुमैरा गलत कर रही है ना, आज मिसेस खान ने इनको बता के रहना है। आफ्टर द ब्रेक, वी विल सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और हमने शो जो है ब्रेक में भी चलाया हुआ था, बस ये कि रिकॉर्ड नहीं किया, वरना आपको दिखाते। यहाँ पर काफ़ी डिस्कशन हो रही थी, और दो तो सास हैं, एक सास टू भी हैं, तो वो सब थोड़ा टाइम है। कितने लोग, कितनी बच्चियां हमें देख रही होंगी, सासें सोच रही होंगी, अच्छा ये वो बातें हैं जो हर घर में हो रही हैं। अच्छा, और लोग सॉल्यूशंस भी देख रहे होंगे। ये भी एक बात, आपकी एक बहू है, आपकी माशाल्लाह दो हो जाएंगी, दो हो जाएंगी, हाँ, दो हो बेटे, जाएंगी, एक है। और आपकी जो है वो तीन होंगी। हाँ माशाल्लाह, तीन तो बेटियां तीन अलग अलग टाइप की बच्चियों से आपका लेकिन वास्ता मेरे पड़ने बेटे वाला या है। जो सुन रहे हैं, मैं बहू के साथ होंगी, क्योंकि अच्छा? मेरी खाला, मेरी सास सारी जिंदगी मेरे साथ रही, वो मेरे साथ खड़ी रही। चलो और जो भाई। सारिम पर एक प्रेशर रहा जिंदगी भर, वो यही था कि मैं और खाला हम एक थे, यकजान थे। बस सही है, तो यही प्रेशर इन्होंने बना के रखना है। खैर, सो मिसेस खान, आप इनकी किसी बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं थी? क्या कह रही थी ये कि नाश्ता नहीं बना के देना है? क्या मैंने ये कहा था कि सुबह जब बेटा जाता है ऑफिस, तो वो जब पहले भी ऐसे ही जाता था, अभी भी वो ऐसे ही जाएगा, अपना नाश्ता खुद बनाएगा। और मेरे बच्चों को मैंने शुरू से आदत डाली है कि खुद नाश्ता बनाओ अपना, बड़े होके। हाँ। तो अभी भी वो ऐसे ही चलेगा, आपको सुबह उठ के उसके लिए नाश्ता बनाने की टेंशन नहीं है, क्योंकि वो भी जॉब पे जाती है। अच्छा, Here वो you क्या go. बहू के लिए भी बना देगा नाश्ता? बिल्कुल, ठीक। मेरा बेटा करता है, मतलब यहाँ बैलेंस दोनों क्यों मिलके होगा? खाना बनाते हैं। देखो, अरे भाई, कभी मिसेस वो खान की बात सुन। भागते भागते कभी उसने बना दी चाय, उसने देख ली पत्ती, उसने डाल दी दूध, और मतलब ये काम मिलजुल, अगर दोनों वर्किंग हो तो उन लोगों को पता होता है, इतना सेंस होता है कि इसका टाइम ये है ऑफिस का इतना, तो वो बैलेंस मर्द उस वक्त कर लेता है, क्योंकि दोनों ने गाड़ी में या बाइक पे बैठकर जाना होता है, तो दोनों का टाइम फैक्टर इधर आ जाता है।
टाइम फैक्टर इतना इम्पोर्टेंट होता है ऑफिसेज में कि वहाँ पे हाँ, वहाँ पर आदमी आपको पहुंचना है। compromise लेकिन कर आपने लेता है। उमेरा को कहा था ना कि गलत किया बिल्कुल आपने। गलत कर नहीं, हाँ, सास ससुर के मामले में कि भाई ये बहू की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो चाय भी दे, क्यों ना दे भाई। जब वो उस घर में आई है तो उसके तरीके क्यों नहीं थोड़े से 50% ही अपना लो, 20% 25% ही अपने अंदर वो चीज़ें इन्फ्यूज कर लो जो उस घर में हो रही हैं, उसको अडेप्ट करना पड़ेगा। वो अपने माँ बाप की घर की चीज़ें इधर ला कर मिसेस खान, आपकी बात पे तो हमें कोई दो राय है ही नहीं। सकती, वो बिल्कुल नहीं कर सकती। उसको चलना, जिस घर में वो गई है, अब हमने अपने घर की तो चीजें छोड़ दी थी, हमने तो इधर आके नखरा देखिए, आप तो बहुत अच्छी सास थी और आपकी सास भी अच्छी थी। हर दिन सोशल मीडिया पे मैं स्टोरी सुन रही हूँ कि छोटे से मेरे बच्चे हैं, सारा काम मुझे करना होता है, कोई हेल्प नहीं कर पाता, बुरा हाल है। एक बात सुनो, ये मत सोचे कि हम इस फेज से नहीं गुजरे। मेरे बच्चे जब रात को सोते थे, मेरे पास मशीन होती थी, मैं रात को 2-2.5 घंटे में इलेक्ट्रिक मशीन पर अपना जोड़ा भी सी लेती थी और सुबह ऑफिस में पहनकर नया जोड़ा भी चली जाती थी। उस वक्त हमारे पास पैम्पर्स नहीं, 40 साल पहले। कभी आ गए दुबई से आ जाते थे हम, नैपीज को सुबह शाम धोते थे, उधर हम डेटॉल डालते थे, उनको हम हैंग करते थे और इस तरह करके अपने बच्चों को पहनाते थे। कौन सा काम, हम अपने बच्चों को सुबह स्कूल लेकर जाते थे, उनको नाश्ता देते थे, उनके कपड़े पहनाते थे, रात को भी अपने हस्बैंड के कपड़े तैयार रखते थे, उनकी शर्ट्स में बहुत अच्छे धोती थी। और मैं खुद इस तरह करके, क्योंकि मेरा शौहर कहता था तुम्हारी स्त्री उस जमाने में जवान थी तो बहुत अच्छी करती थी, अब मुझ में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। हाँ, वो देख रहे होंगे ना मिस्टर खान, तो इन्होंने बता दिया कि अब नहीं करूंगी। पूछ लो, मेरी मेड उधर बैठी हुई है कि सिरकते लड़कते फड़कते फिर भी सफाई करना और ये उठाकर उधर रखना और ये उठाकर इधर करना, क्योंकि ये अब हमारे ब्लड में आ गया। और ये हमारे ब्लड में किसने डाला? हमारी सास ने, क्योंकि अम्मा के घर में हम कोई तो भाई आपकी सास में कोई ऐसी बात भी होगी ना कि आज तक आपको अपनाइए थे उनसे, ये मैं कह रही हूँ कि अपनाइए तो जाए तो आप जो भी कराया। उन्होंने हमें जीने का, रहने का तरीका सिखाया कि जिंदगी क्या है। लेकिन वालिद हमारे भी बड़े पंक्चुअल थे, टाइम में। आपके बच्चों को कभी उठाया आपकी सास ने, संभाला कि तुम काम कर लो मैं संभाल रही? हाँ, हेल्प करती थी ना। तो उन लड़कियों का बताएं ना जो सोशल मीडिया पे आजकल ग्रुप्स में लगा रही हैं कि मेरी बढ़ के कोई मदद नहीं करता, बच्ची मेरी खड़ी होकर रोती रहती है किचन में और मैं काम रोती रहती है। जिसको रोने की आदत है ना, जिसको रोने की आदत है, खाना नहीं पका सकती वो। अरे बच्ची छोटी है ना, रोती रहती है। गोद में भी उठाकर औरतें खाना पका लेती हैं। मिसेस खान ना सख्त वाली, मतलब अच्छी वाली बहू थी और अच्छी वाली सास। देखो ना, अगर आपके पर कोई प्रॉब्लम है, ये सख्ती है या कोई टाइम पड़ गया है, तो उसको आप निभाना भी तो सीखो। हाँ, ये भी बात है। वैसे क्या बच्ची इतनी रहेगी सारी जिंदगी? बात ये है कि एक सास का दिल जीतने के बाद आप सारे खानदान पर हुकूमत करते हैं, तो क्या मुश्किल है? एक पढ़ी लिखी समझदार कॉलर भी है दिल जीतने कि वो बच्ची के साथ वो गोद में बच्ची री कर रही है। नहीं, अभी कुछ और बोला था आपने। क्या ऐसे जालिम नहीं होगी? जालिम की जगह कुछ और बोला था ना। एक कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नुसरत, मैं भी बड़ी मजलूम बहू की तरह काफी देर से इंतजार कर रहा था। अच्छा याया साहब, आपने तो बड़ा अच्छा बैलेंस किया होगा। वैसे बातें माशाल्लाह आप इतनी अच्छी करते हैं, अम्मा को भी सेट रखा हुआ होगा, बेगम को भी। बिल्कुल, अल्लाह का पाक का शुक्र है। मेरी अम्मी बढ़ते हुए मेरी बहू, मेरी बीवी का हाथ पकड़ के कहते हैं कि मुझे कोई शिकायत नहीं थी तुमसे। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। बात ये है कि वो पहले तो तमाम लोगों को सलाम हो और मिसेस खान की एनर्जी अल्लाह इस तरह कायम रखे। आमीन सुभान। एनर्जी अल्लाह ताला हमारी इनको भी हुमैरा की मुस्कुराहट कायम रखे। अब मैं आपका पॉइंट की तरफ मेरी बात सुनिएगा। असल में मसला ये है कि देखिए हमारे यहाँ जो है ना डिक्टेटरशिप कहीं नहीं चलती। मैं आपको बताऊं कि एग्जैक्टली मोहब्बत नहीं हासिल कर सकते। मेरे वालिद ये कहते थे घर के अंदर आप पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं क्रिएट करना, जैसे हमारे मुल्क में नहीं है। क्या जब एक बहू आती है तो उसको स्पेस देने की कोशिश करें, ठीक है? वो आपकी बेटे की बहू है, बीवी है, उसके बच्चे की माँ भी बनेगी, तो आप उसको स्पेस नहीं देंगे तो जब कैसे आपके एडजस्ट होगी? दूसरी बात है कि दोनों तरफ से अगर मैं गुफ्तगू करूँ ना, तो जो आपकी जो बहू आती है, जो लड़की आती है, उसको भी चाहिए थोड़ा सा एडजस्ट करें। आप देखें माहौल क्या बनता है, फिर आप अपने रवैये से मुतासिर करें। प्लस ये कि लड़का जो है ना, उसको ये देखना चाहिए। मेरे वालिद एक बात कहते थे, मैं क्योंकि एक बार मेरी बहन का जरा सा एक साथ का डिस्प्यूट हुआ ना, मेरे अब्बा ने अपने
हमारे बहनोई को बुलाया, उन्होंने कहा देखो बेटा तुम्हारे माँ का हुकूक अपनी जगह है, लेकिन तुम्हारी बीवी के हुकूक की भी तुम्हारी जिम्मेदारी सही, तो तुम ही को देखना, तो बैलेंस करके चलना पड़ता है। दूसरी बात मैं बताऊँ, देखिए ये एक ऐसा रिश्ता है जो हकीकत में बताऊँ हमारे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में आज भी हो रहा है, ये नहीं कि नहीं हो रहा, लेकिन अब एक फर्क जो है ना, फर्क के लड़कियां पढ़ी लिखी है, वो जवाब में काउंटर की करती है, तो अगर आपको अपनी इज्जत बचानी है, इज्जत देनी है, तो अपनी इज्जत देनी पड़ेगी, आपको ठीक है। इज्जत देनी है तो इज्जत देनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यही बात कही जाती है ना कि जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपको ट्रीट करें, ऐसा आप उनको ट्रीट करें। जब आप उनको वैसे ट्रीट करेंगे, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब आप किसी को इज्जत देंगे तो हो ही नहीं सकता कि वो पलट के बदतमीजी करे। जब आप उसे मौका देंगे, उसके साथ बदतमीजी करेंगे, फिर वो भी बदतमीजी करेगा। तो ये अच्छा, एक चीज मैं आलिया भाभी आपसे भी पूछना चाहती हूँ, जैसे इन्होंने बात की और मैं मर्दों की बात करना चाहती हूँ। आजकल के जो लड़के हैं या मर्द हैं, वो बेगमात से, अम्मा से बात करते हो शायद, लेकिन बेगमात से जो पहले एक माहौल था ना, हम छोटे थे तो हमारे अब्बू भी अम्मियों से बड़ी बातें करते थे, ये वो बात करके या डायलॉग करके जो घर का माहौल था ना, वो अब नहीं है। अब घर जाकर भी आदमी वो मोबाइल पे लगे रहते हैं, बेगम से बात नहीं करते, उसका कोई जो भी शेयरिंग है वो उस तरह से नहीं करते, उसको वो टाइम नहीं देते। तो मेरे ख्याल में वो उसके अंदर चीजें बनते और फिर इस तरह लावे की सूरत में बाहर आती हैं। बात आप ठीक कह रही है ना। बात ये है कि सबसे ज्यादा वक्त तो सास और बहू का साथ गुजरता है एक घर के अंदर। इस चीज को रियलाइज करने की जरूरत है। वो मर्द जो कमा के ला रहे हैं, फिर हम बार बार मर्द पर ये जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि तुम माँ को भी लेकर चलो, तुम बीवी को भी लेकर चलो, तुम बच्चों को। तो वो एक मर्द एक इंसान है, किसी से भी अगर हम ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो जो उसका जरूरी काम है वो भी नहीं हो पाएगा। जो शख्स जितना कर सकता है उसको वहां रखें। और सोचिए जिस घर में चिक 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 दोनों की इनकी चलेगी, वो बेचारा, और उसमें क्या होता है, सास बहू की चिक चिक हुई नहीं कि उस घर का लड़का कहीं तीसरी जगह पहुंच जाता है। फिर वो बहू भी रोती रह जाती है कि मेरा मियां मेरे हाथ से निकल गया, वो सास भी कहती है कि मेरा बेटा। तो जब आप एक दूसरे से बात करेंगे, और बात भी हर बात पहुंचाने की नहीं होती। घर में मेरी एक दोस्त की मैं बात बताऊं, वो ये तक कहती थी कि मैं अगर किचन में माचिस की डिबिया सही जगह पे ना रखूं तो मेरी जो सास है वो मियां को फोन करके कहती है आज इसने जगह पे डिबिया नहीं रखी। तो ये कौन सी, चाहे वो सास करे बहू करे, ये किस किस्म की ज्यादती है। और वो मर्द जो ऑफिस में बैठा है, अब वो ये फैसले करेगा कि डिबिया कहाँ रखी गई थी। जबर से और अना से कभी लेकिन बात करने की जरूरत होती है। अगर आपकी बेगम भी आपको कुछ कह रही है, बेगम से भी और वालिदा से भी, बात नहीं, जरूरी बात। आप जब इतनी गैर जरूरी बातें करते हो तो जब आप जरूरी बात करने बैठते हैं तब भी सामने वाला। अच्छा, यहाँ पर हम सास की बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन इसका तस्वीर का दूसरा रुख भी है। कुछ जगहों पर सासें बहुत अकोमोडेटिंग हैं, लेकिन बहुओं का रवैया आजकल या उनकी एक्सपेक्टेशन या उनका तरीकाकार बहुत आउट है। अगर मियां कमाता बहुत है तो बहू की पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और मैं उन बहुओं को भी जानती हूँ जो सासों को कहती हैं या ससुर को भी कहती हैं कि आप तो मेरे मियां का दिया खाती हैं, जबकि उन्हें तो ये कहना चाहिए कि थैंक यू सो मच सासू माँ, आपने इतना अच्छा बेटा आपने पैदा किया, पाला, और आपने उसे मुझे और ये तो दीन में है कि आप वालिद या वालिदैन बेटे से उसकी चीजें बगैर पूछे इस्तेमाल कर सकते हैं, इतना हक है। ये तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि उन्होंने कहा था कि बगैर पूछे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना पैसा मेरे वालिद ने नहीं दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारी जो चीज उन्होंने, तुम और तुम्हारा माल अपने बाप के तुम्हारे वालिदैन के लिए है, और तुम उनसे सवाल नहीं कर सकते कि उन्होंने तुम्हारा माल कहाँ। जब इतना रुतबा है कि हमारी हर चीज उनके इख्तियार में है, हम उफ तक नहीं कर सकते, तो ये छोटी छोटी बातें करना तो ज्यादती होगी, ज्यादती है। फिर इसमें दूसरी चीजें भी हैं कि बहुओं को ये भी मलाइन किया जाता है, कभी इन लॉज को मलाइन किया जाता है। तो जाहिर है ये रिश्ता है नाजुक, खूबसूरत भी है अगर खूबसूरत बनाया जाए। खूबसूरत बनाने के लिए एक ब्रेक लेना है हमें। इस रिश्ते को हम ऐसे खूबसूरत बनाएंगे, हमारा आपका जो रिश्ता है। सो एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हुमैरा से और मिसेस खान से पूछेंगे कि इस रिश्ते की खूबसूरती किस बात में छुपी है। आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और सास बहू के रिश्ते पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं, अपनी कोई अच्छी कहानी भी बता सकते हैं, अपनी कोई मज़ेदार बात भी बता सकते हैं। मैं तो हमेशा इस चीज़ को बहुत इंजॉय करती हूँ या बहुत अच्छा फील करती हूँ। मेरी मदर इन लॉ हमेशा मेरी एक पिक्चर उनके पर्स में होती थी, और उनके कॉलीग्स, क्योंकि वो एजुकेशन में थी, और उनके कॉलीग्स जब उनकी डेथ पर आए घर, तो मैंने जब अपना तारुफ करवाया तो वो कहने लगे हम आपको जानते हैं, हमने आपकी तस्वीर देखी है। मैंने कहा कहाँ देखी है? उस वक्त मैं मीडिया में नहीं थी। उन्होंने कहा
पर्स में आपकी पिक्चर होती थी। तो ऐसे भी सासें होती हैं। मेरी खाला को जब सालिम साहब को बुलाना होता था, कोई ऐसी चीज होती थी तो वो मुझसे बात करती थी। उन्हें मालूम था कि अगर आलिया ने हाँ कह दिया है तो वो चीज हाँ है। इतना ट्रस्ट लेवल था ना उनका मेरा कि उसमें बेटा बाद में आता था और मैं पहले आती थी। तो ये एक ट्रस्ट लेवल ना बनाना पड़ता है। सारिन साहब बेहतरीन बेटे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चीज खाला को लगता था कि जिम्मेदारी के हवाले से आलिया में चीज बहुत है। अच्छा औरत हूँ तो घर की सारी चीजें मेरे पास होती थी, उसमें मैं आगे हूँ, तो वो इज्जत मुझे वहां मिली। लेकिन पहले मैंने घर को ओन किया। आज भी उसी घर में हूँ नुसरत। आज मेरी खाला हयात नहीं है, लेकिन उस घर से इतनी कोई मेरी मोहब्बतें हैं, यादें हैं कि मैं आज भी उस घर में, और उन दीवारों में भी मुझे प्रोटेक्शन महसूस होती है। जहां खाला को गुस्ल दिया है घर के अंदर, वहां नमाज पढ़ते हुए मुझे लगता है कि यहीं कहीं खाला मौजूद है। बिल्कुल। अच्छा, आप दोनों से मैं ये पूछना चाहती हूँ, मिसेस खान बताइए कि क्या आइडियली क्या करना चाहिए इस रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए? देखिए, सबसे अच्छी बात है आप इंटरफेयर ना करें। बहुत इंटरफेरेंस ना रखें। उसकी जो एक्टिविटीज थी या जो एक्टिविटीज हैं उसको आप ऑनर करें। उसकी जो या खाना बनाने की या उसको बेकिंग की या कोई हॉबी है, बुलाकर एक गेट टुगेदर करने की ज़्यादातर होती है, या कभी वंस इन अ वाइल आप चाइनीज जा रहे हैं या ये वो, तो उन एक्टिविटीज को रहने दें। ये नहीं कि उसके ऊपर आप पाबंदियां लगाएं। ना मैंने अपनी बहू को कभी किसी चीज़ में इंटरफेयर किया, ना मेरी बहू ने किसी चीज़ पर मुझे एतराज़ किया कि मुंह वगैरह बनाया या बेटे से कहा। उसकी जरूरत ही नहीं है। हाँ, क्योंकि आपने वो स्पेस ही नहीं दी ना, आपने खुद ही नहीं किया। नहीं, फिर जरूरत नहीं होती। मेरे बेटे ने कभी उसको कहा नहीं कुछ कि तुमने मेरी अम्मी के साथ ऊंचा नहीं बोलना नहीं, लेकिन डे वन से उसको पता है मैंने नहीं करना, तो उसने कभी जरूरत ही नहीं की मुझसे बदतमीजी करने की या ऊंचा बोलने की। बल्कि बिकॉज शी इज अ कोऑर्डिनेटर ऑफ स्प्रिंगफील्ड में जहाँ मेरी पोतियां पढ़ती हैं, तो उधर उन्होंने, बिकॉज शी इज MCS कंप्यूटर साइंस फ्रॉम बेरिया, गोल्ड मेडलिस्ट, जब वो बच्चों को जब एडमिट करते हैं तो पेरेंट्स का वो क्वालिफिकेशन देखते हैं सब। तो उन्होंने कहा व्हाई डोंट यू कम एंड जॉइन अस। शी सेड ओके फाइन, बिकॉज मैंने इनको छोड़ना और लेना, हम तो ड्राइवर रखते नहीं है बच्चों के लिए। तो माँ कहती है, मेरी बहू कहती है कि मैंने इनको लेना और छोड़ना है, तो आई विल वर्क हियर, व्हाई नॉट। मुझे तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो मेरे दिन में कई दफ़ा ये होता है जब वो बच्चों को लेते हुए अगर मेरी घर की तरफ से जा रही हो तो ऑलवेज कॉल हर। बिरयानी तो हर हफ्ते बनती है और उनके लिए ख़ास तौर से बनती है, लेकिन अगर मैंने करेले, मुझे पता है मेरी बहू को करेले बड़े पसंद है, करेले बने हुए हों, कड़ी वड़ी बनी हुई हो, तो कभी ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें, चने का पुलाव बना हो, तो मेरी मेड उधर है, तो आप, मैं कहती हूँ हाय मेरी बहू उधर आएगी, घर में जाके करेगी, जल्दी जल्दी करेगी। तो आप फोन कर देती हैं? और फोन कर देती है, उसको कहती हूँ बेटा ये लेते हुए जाना है वरना तुम्हें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अब तुम जाके करोगी, अभी तुम थकी हुई आई होगी तो तुम करोगी, बच्चों के लिए भी करोगी। हाँ, तो यही चीजें हैं ना जो इस बॉन्ड को बनाती हैं। तुम ये फौरन के फौरन ये डिश आउट करना और खुद भी खाना और बच्चों को भी खिला देना, कि उसको पता है मेरी सास इतनी केयरिंग और लविंग है। तो इसी वजह से आपको वैसा रिस्पॉन्स आता है ना। जी हुमैरा? अच्छा, मैं बाज़ औक़ात ये सुनती हूँ कि जैसे आपकी सास ने आपके साथ किया तो आप भी वही करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम यहाँ इस वक्त अपने आप को हमने चेंज किया, देखें हमें भी बाहर आना जाना, लोगों से मिलने जुलने से बहुत सारी चीज़ें आपकी भी ग्रूम अप होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमने वो माहौल नहीं देखा हुआ। मेरी सास बहुत अच्छी थी, सब कुछ सही था, लेकिन हमने उस दौर में वो वक्त गुजारा है कि जब मैं व्हेन आई वाज 16 जब मेरी शादी हुई थी, लेकिन मुझे खाना बनाना, मुझे हर चीज़ मेरी सास ने ज़्यादा सिखाया। अम्मा ने तो सिखाया ही था, लेकिन सास ने सिखाया। और फिर उस दौर की मैं आपको बताऊं कि हमारे पूरे घर में सब जो बहन भाई मिल के आते थे, खाना बनाना हमारी जिम्मेदारी होती थी। इवन 20 से 25 लोगों की रोटियां तक बनाना वो हमारी जिम्मेदारी होती थी। यानी हमने उस दौर में हमने बहुत कुछ किया, लेकिन अब हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमने अपने दौर में ये किया था तो हमारी बहू आएगी तो हम भी उससे ये एक्सपेक्ट करें कि हम भी वही करवाएं उससे कि जी हमने किया था तो हम करवाएं। तो ये आपकी मेंटालिटी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी हमें। उस दौर में इतनी एजुकेशन, जाहिर है हमने वो एजुकेशन हासिल नहीं की जो हमारी बहू एजुकेट होके आई है, तो अब वो तालीम की तरफ है, अब वो जॉब भी कर रही है। हम तो उस वक्त जॉब नहीं करते थे, घर में होते थे, लेकिन हमें ये ख्याल करना चाहिए कि वो जब जा
रही है आ रही है, जैसे अभी मिसेस खान ने कहा उसके ख्याल करना, तो मैंने हमेशा ये सोचा बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं है। दूसरा ये कि हमें भी ख्याल करना है कि वो सुबह की जाती है, मेरा तो अपना बिजनेस है ना, मैं तो अपने टाइम से जब घर आ जाती हूँ, मेरे पास टाइम है, मैं काम कर लेती हूँ, तो मैं ये उससे एक्सपेक्ट कैसे करूँ कि वो 8 बजे जब घर में घुसेगी रात को तो वो क्या काम करेगी, मैं उससे क्या करवाऊंगी सुबह 8 बजे की गई हुई। यहाँ एक बात अगर मैं कह दूं, बहुओं पे कमाने की जिम्मेदारियां इस तरह नहीं डालिए, और मर्दों से भी कहूं कि औरतों पर इतनी ज्यादा लेकिन सिर्फ कमाने की जिम्मेदारी नहीं होती। एक लड़की ने अगर डॉक्टर बनी है, वो माँ बाप का पैसा भी लगा है, उसकी सारी जिंदगी लगी है, सब कुछ है, सिर्फ कमाना नहीं है, अगर वो परस्यू करना चाहती है, लेकिन बैलेंस उसको करना पड़ेगा। अगर मर्द औरत दोनों बराबर से कमाने के लिए निकलेंगे और घर को अगर टाइम नहीं दे पाएंगे, घर निगलेक्ट ना कीजिए। यही बात मैं इसी बात को आगे लेके चलूं, मैंने उसको बोला एक बैलेंस के साथ देखिए, मर्द के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली रहने दीजिए। ये जिम्मेदारी कि मर्द ने कमाना है, औरत का नाम रखा, ऐसा मत हम करें कि सोसाइटी से हम उसकी जिम्मेदारी ले ले। औरत ने बच्चा पैदा करना है, पालना है, घर देखना है, उसको उसकी मर्जी पर छोड़ें। औरत की मर्जी है कि वो अपनी आसानी के साथ कितना आपका हाथ बटा सकती है, लेकिन ये करके कि प्रेशर उस पे के बराबर से कमाए, नहीं प्रेशर कमाने का प्रेशर तो हमारे लड़कियों को जरा हमारे चाहते हैं कि प्रोफेशनल भी आए तो कोई काम ना करे। नहीं, दो तरह के हमारे पास, एक वो भी है जो कहते हैं प्रोफेशनल लाओ ताकि उसके बाद वो ज्यादा से ज्यादा कमाए, हमारे घर में कमाई आए, वो ये सोच को ऐसे बैलेंस करके चलिएगा। नियतों पे मुराद होती है, तो नियत जितनी साफ होगी उतना कमाने का नाम होता है। लेकिन लड़कियां जब तालीम हासिल करके आती है ना, तो वही जैसे आपने कहा कि उन्होंने जो तालीम हासिल की है, मेरा ये मकसद, मैं उसको ये कहती हूँ कि बेटा इतनी दूर जाती हो, वैसे उसकी सैलरी के हमसे कोई ना, बेटे को उसने निकाहनामे में ही हमने लिखवा दिया था बेटे से कि तुमने अपनी सैलरी का 10% अपनी बीवी को देना है हर महीने, ये निकाहनामे में लिखा हुआ है, मौजूद है। मैंने बल्कि बहू को भेजा था कि आप ये फिल करें, आप देख के आपने फिल करना है ये चीजें। दूसरी चीज ये है कि मैंने उसको बोला बेटा इतनी दूर जाती हो, एक्सपीरियंस हासिल करो एंड देन उसी से रिलेट घर के करीब कोई आप देखें, ताकि आपका टाइम ड्यूरेशन जो इस वक्त आपका ट्रैफिक। अच्छा, अभी तो उनकी नई शादी है ना, बच्चे भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो अभी मैनेज हो सकता है, फिर आगे अच्छी चीज है। जो निकाहनामा की इन्होंने बात की वो मैं भी सेकंड करूंगी कि अपनी बेटियों को आप डिजाइनर्स के पास ले जा रहे हैं, ज्वेलर्स के पास ले जा रहे हैं, उनसे कहिए सबसे पहले उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ लो बेटा। अच्छा, हर इंसान की अलग अलग सोच होती है, तो निकाहनामा भी उसकी अपनी मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। जो वो सोचती है जिंदगी कहाँ जाए, उसके हिसाब से उसको फिल करे, क्योंकि शादी के वक्त हालात कुछ होते हैं और बाद में लोग बदल जाते हैं, तो वो निकाहनामा एक कॉन्ट्रैक्ट है जो सारा वक्त आपके साथ होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और ये तमाम इंपॉर्टेंट बातें आप सब, आपकी और हमारी जिंदगी में होती रहती हैं। बात सिर्फ इतनी है कि एम्पैथी होनी चाहिए, यानी आप फील करें, जो आप अपने बच्चे के साथ करते हैं ना, वो फीलिंग ही अगर आपकी होगी और उस रियलाइजेशन और डायलॉग के साथ आप रिश्ता आगे लेकर चलेंगे तो वो बहुत बेहतरीन होगा, और ये हर सतह पे बेहतरीन हो सकता है कोई भी रिलेशनशिप। विद दैट अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।